Hello students. So today I am going to discuss about the ionization energy. It is also called as ionization enthalpy and ionization potential. So what is ionization energy? It is defined as the minimum amount of energy required to remove the outermost shell electron from an isolated gaseous atom to form gaseous ions. देखो बेटा, यहाँ पे जो हमारा एटम होता है इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है ना। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो निकालने के लिए हमें इसको क्या प्रोवाइड करनी पड़ती है? इसको हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी कुछ एनर्जी। जैसे ही हम इसको कुछ एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फौरन आउटर मोस्ट शेल से रिमूव हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है गैसियस आयन में। अब बेटा, इन डेफिनेशंस की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एक्सेस अमाउंट नहीं चाहिए, उसको कितना चाहिए? मिनिमम अमाउंट। और हम जब भी कंपेयर करते हैं हम एक आइसोलेटेड गैसियस एटम्स की बात करेंगे, यानी कि वो एटम किसी भी अदर एटम से बॉन्डेड नहीं होना चाहिए। उस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है that is called as the ionization energy. It is usually represented as delta IH, that is H is representing for the enthalpy and delta means the change in enthalpy and I means for the ionization energy, or it is represented as IE. If it is removing the first electron then it is called as IE1. Now, this ionization enthalpy is also known as ionization potential. अब ये क्या चीज होती है बेटा? This ionization energy is also called as ionization potential. ये क्या होता है बेटा? क्यों कहते हैं हम इसको? Since it is the minimum potential difference. अब minimum potential difference के टर्म्स में आ रहा है, इसीलिए ये पोटेंशियल बोला जाता है। पोटेंशियल कहाँ पे हम इसको कंसीडर कर रहे हैं? हम इसको स्टडी कर रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जिसमें हमारे एटम प्रेजेंट है। उसमें हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जब निकलेगा तो वो कौन सी कितनी एनर्जी ले रहा है, तो वो कहलाई जाती है इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। द रेस्ट इज सेम, रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म द गैसियस आयन। Now, what is the difference between the ionization energy and ionization enthalpy? है ना बेटा? तो बहुत छोटी सी बात है कि आयोनाइजेशन एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट जीरो पे, लेकिन इसके अलावा अगर हम कोई भी टेम्परेचर लेंगे तो हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब बेटा आते हैं इसकी यूनिट्स पे। तो यूनिट जो होती है इसकी मेजर की जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम पे। कैसे हम मेजर करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर हम मेजर करते हैं बेटा किलो कैलोरीज पर मोल, या बेटा हम करते हैं इसको किलो जूल पर मोल। सो दीज आर द वेज बाय विच दिस ionization energy is represented. Now, what is how they are related to each other? So always remember that है तो 1 electron volt is the energy required by an electron while moving under a potential difference of 1 volt. अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हम करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी की जरूरत होती है कि वो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर में मूव कर सके, है ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से? देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 3.83 इंटू 10 टू द पावर -20 कैलोरी पर एटम के बराबर होता है। यही बराबर होता है 1.6 इंटू 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल पर एटम के। यही बराबर होता है बेटा हमारा 3.83 इंटू 10 टू द पावर -20। अब ये कैलोरी की जगह हम यहाँ पे जो इसमें एटम की जगह अगर हम मोल्स के टर्म्स में लिख लें तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एवोगैड्रोस नंबर से। तो ये हो जाएगा कैलोरी पर मोल, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है बेटा 23.06 इंटू 10 टू द पावर 3 कैल पर मोल, और 23.06 किलो कैल
पर मोल। बेटा कन्वर्जन्स में, क्वेश्चंस में यूज होते हैं, इसलिए ये समझा रहे हैं आपको। यहाँ पे भी जूल पर एटम है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हमें किस में लिखना है, जूल पर मोल में लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 जूल पर मोल। तो ये आ जाएगा बेटा 96.49 किलो जूल पर मोल। तो ये बेटा यहाँ पे ये वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अब ये आपको कैसे याद रखने हैं, अब ये डेरिवेशंस नहीं समझने हैं, याद करने होते हैं, तो आपको सिर्फ समझा दिया है। आप सिंपल याद करोगे बेटा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 23.06 इंटू 10 टू द पावर 3 कैल पर मोल, है ना। और कैसे याद रखोगे, मतलब आपको एक तरीके से वैल्यूज याद रखनी है इसकी ना। इसको करेंगे हम कैलोरी किलो कैल पर मोल, और अगर इसके टर्म्स में ये बात करनी है तो किलो जूल पर मोल। अब जो भी एनर्जी हम इसको दे रहे हैं, है ना, हम इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, पॉजिटिव। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम, और ये कौन सी एनर्जी कहते हैं हम इसको, यस इट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव ना। कभी कभी आपसे एक जनरल सा बेटा क्वेश्चन पूछ लेता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन एटम की कितनी होती है, तो आप याद कर लो कहीं पे भी, है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर हाइड्रोजन एटम इज 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। कन्वर्जन आप कर ही लोगे तो किलो जूल में पूछा जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 96.49 से, तो ये क्या हो जाएगी 13.58 इंटू 96.49, ये आ जाएगा बेटा 1310.334 किलो जूल पर मोल। तो ये कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है, ऐसे नहीं याद करना, हमें अगर कन्वर्जन का ये याद है कि कौन सी वैल्यू को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे लिख देते हैं, तो दैट विल बी मच मोर इजियर। नाउ वी हैव टू नो व्हाट आर द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक। तो यहाँ पे आप देखो बेटा कि अगर हमने कहा कि हमने मेटल है हमारा, इसमें से गैसियस मेटल है, इसमें से हमने एनर्जी प्रोवाइड करी इसको ना, तो ये देता है M प्लस गैस। तो ये जो एनर्जी होती है इसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 1। अब अगर हमें इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, यानी कि M प्लस से अब हमें M2 प्लस बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल जाएगा गैसियस वे में, तो जो ये स्टेप में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो ये M2 प्लस में से निकलेगा और ये बना देगा M3 प्लस। कहने का मतलब ये है बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप रिमूव होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये M जो है गैसियस M, ये एक साथ ही 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, नहीं। व्हेनेवर चाहे इलेक्ट्रॉन को हमें उसमें ऐड करना हो, चाहे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो, वो दोनों ही प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप होता है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन ही निकल के बाहर जाता है। तो यही बोला जाता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। अब बेटा जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हैं, अगर इनकी वैल्यूज को कंपेयर करो तो फर्स्ट से ज्यादा सेकंड होती है और सेकंड से ज्यादा थर्ड होगी एंड सो ऑन, अगर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमेशा सेकंड वाली या थर्ड वाली पहले वाले से ज्यादा होगी, है ना। क्यों होता है? इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। अब क्या होगा यहाँ पे, अब आपका कंसेप्ट क्या आएगा बेटा कि न्यूट्रल एटम के मुकाबले एक चार्ज स्पीशीज में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वो ऑलरेडी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, उसके बाद उसको अगर हम देते हैं तो वो फिर से करेगा। अब इसको बेटा एक देखो, बहुत छोटी सी बात से मैं समझा देती हूँ कि अगर हमने कहा ये मेटल है, इसके पास सपोज करो 5
इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है। यहाँ पे 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो अब इसमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 4 इलेक्ट्रॉन्स, बट प्रोटॉन्स तो अभी भी इसमें 5 हैं। तो यानी कि 5 प्रोटॉन्स 4 को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि 5 लोग 4 लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। तो इनकी पावर इससे ज़्यादा होगी। तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हमें इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर इसी का आप नेक्स्ट देखो बेटा कि अगर ये M2+ है, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स, 5 प्रोटॉन्स। अब इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा तो और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। This is called as successive ionization enthalpies. Therefore, the successive ionization enthalpies increases as we are removing the electron at every time. Now, what are the factors affecting the magnitude of these ionization enthalpies? Now, the first factor is size of atom. Now, अब देखो बेटा, जितना बड़ा साइज होगा, यहाँ पे अब हम 2-3 टर्म्स यूज करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ना, एटॉमिक साइज, रेडियस, तो ये सब हमारे कॉमन टर्म्स हैं, इन्हीं से हम सब चीज़ें रिलेट करेंगे। तो साइज ऑफ एटम की बात करो तो एक छोटा एटम है और एक बड़ा एटम है ना, जिसका साइज बड़ा है। दिस इज द न्यूक्लियस एट द सेंटर। नाउ वी हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। अब क्या होगा बेटा, जो छोटा साइज होगा, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, तो ये न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जो है इस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा लग रहा है। लेकिन जैसे ही साइज बड़ा हो गया, न्यूक्लियर चार्ज जो है, जो ये इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, यानी कि पुल कर रहा है इसको अपनी तरफ। Now in the larger atom, the outer electrons are far away from the nucleus, and thus the force of attraction with which they are attracted by the nucleus is less, hence easily be removed. So ionization energy will be less. तो हम जनरल टर्म में कह सकते हैं बेटा कि एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, या आप कह सकते हो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एटॉमिक रेडियस। जितना बड़ा एटॉमिक रेडियस होगा उतनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, क्योंकि अब वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बहुत दूर हो गया। अगर हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं, विच इज योर लिथियम, सोडियम, ऐसे लिख देते हैं बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना। अगर हम इनकी वैल्यूज को लिखते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, इट हैज बीन फाउंड एज 520, फॉर सोडियम इट इज 496, potassium it is 419, rubidium 403, and cesium is 374 kilojoule per mole. This is the value for the ionization, first ionization energy. अभी सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं, पहले इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती जा रही है। द सेकंड इज योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नाउ हियर this Z effective or the effective nuclear charge is nothing but the nuclear charge. The net resultant, the net nuclear charge which is acting on the electron. So greater the Z effective on the nucleus of an atom, the more difficult remove the electron from an atom. तो बेटा देखो, जितना ज्यादा Z effective होगा न्यूक्लियस पे, उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो आप कह सकते हो बेटा कि ग्रेटर जेड इफेक्टिव, है ना, मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। तो हम बेटा इस बात को सीधे सीधे ये लिख सकते हैं कि ionization enthalpy is directly proportional to Z effective. जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज Z effective, उतना ज़्यादा ionization enthalpy.
Next factor is shielding or screening effect of the inner shell electrons. अब बेटा देखो, किसी भी एटम में अगर 3 या मोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम उनको बोलते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। ऐसे वाले जो एटम्स होते हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एट द सेम टाइम, and all the electrons of the outermost shell will experience a repulsive force from the electrons of the inner shell. होता क्या है बेटा, देखो हमने कहा कि ये एटम है, एटम में ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में जो हमारी शेल्स होती हैं, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जब प्रेजेंट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटा, ये क्या करेंगे, अभी ये तो रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिटल्स में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी एक तो रिपल्शन करेंगे, दूसरा ये न्यूक्लियस, और एक ही टाइम में बेटा ये न्यूक्लियस सबको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो दो चीजें हो रही हैं, एक तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स कौन लगा रहा है, न्यूक्लियस। दूसरे यहां पे रिपल्सिव फोर्स होगी किस किस के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब क्या हो रहा है, अब अगर बेटा इसको देखो, बिल्कुल ऐसे समझ लो, अगर हमारे पास विंडो होती है ना, विंडो के थ्रू हम यहाँ से देख रहे हैं, है ना, हम यहाँ से विंडो के थ्रू देख रहे हैं, भाई चलो आ जाओ। अब यहाँ से हमने देखना शुरू करा तो हम इस विंडो के थ्रू बहुत आराम से देख पा रहे हैं, हाँ भाई सामने गार्डन है ना, स्काई है, सब बहुत अच्छे से नजर आ रहा है। लेकिन अगर इस विंडो पे हम कोई भी एक शील्ड लगा दें, है ना, ये जो शील्ड है ये अब हमारे विजन को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। ब्लॉक करने का मतलब हो गया अब हमें यहां का विजन अच्छे से नहीं दिख पाएगा। ये जो शील्ड लगाई हमने या ये जो ब्लॉक कर दिया, इसी को हम बोलेंगे इन दिस केस शील्डिंग इफेक्ट, या स्क्रीन हमने कोई प्लेस कर दी तो स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी कि ये न्यूक्लियस जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है बाय यूजिंग द अट्रैक्टिव फोर्स, that is blocked by the other electrons which are revolving towards the inner shell. तो अब ये जो दोनों फोर्सेस होती हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट फोर्सेस हैं। तो अभी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस की तरफ से अपनी फुल फोर्स से अट्रैक्ट ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां पे रिपल्सिव फोर्स भी डोमिनेट हो रही है, एक्टिवेट है। तो यही होता है बेटा द एक्चुअल चार्ज फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसके ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज लगना चाहिए था उतना नहीं लगेगा, उसमें से क्या चीज माइनस हो जाएगी, ये रिपल्सिव फोर्स। वो रिपल्सिव फोर्स जो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर लगाएंगे, है ना बेटा। तो दिस रिपल्सिव फोर्स फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर शेल इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। तो बेटा अब क्या होता है, अब जो ये Z इफेक्टिव है, तो Z इफेक्टिव जो है ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि एटॉमिक नंबर, जितना हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, उतना ही न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, इसमें से हम क्या माइनस कर दें, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इस स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम टोटल न्यूक्लियर चार्ज में से माइनस कर दें तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा वही कहलाया जाएगा Z इफेक्टिव। ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है
ये एक्चुअली में एक तरीके का हम इसको कहते हैं, अब ये कोई इफेक्ट में कोई चीज़ थोड़ी आएगी, इफेक्ट को हमें किसी वैल्यू से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोला जाता है, विच इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। तो Z इफेक्टिव क्या है? Z इफेक्टिव इज द टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब बेटा देखो, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेटर विल बी द स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितने ज्यादा ही अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा, और किसी चीज में से तुम उतनी ज्यादा वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जितना Z इफेक्टिव कम हो जाएगा उतनी अब न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ होल्ड ही नहीं कर पा रहा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन जल्दी से भाग जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा? देखो, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेटर इज द स्क्रीनिंग कांस्टेंट, Z effective will be small, and when Z effective will be small, ionization energy is less. तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो बेटा कि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट उतनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी, मोर स्क्रीनिंग इफेक्ट less ionization energy, and this is the basic concept goes over here. The next point is penetration effect of electrons. For the same principal energy level, अगर हमारा n की वैल्यू सेम है principal energy level, then the s orbital will be closer to the nucleus, then the p orbital will come, then d, and then f. This means the electrons, if present in the s orbital, will be held tightly by the nucleus as compared to d, p, d and f. यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर s ऑर्बिटल में होगा, सेम प्रिंसिपल लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस से, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एज कंपेयर टू द आउटर वन. दिस मीन्स the penetration effect of S will be greater than P, greater than D, then greater than F. जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, means ionization energy is high, because this is the order of the penetration effect, means the electrons, if present in the s orbital, will be held tightly by the nucleus, and thus it will be difficult to remove the electron from the s, thus ionization energy is high. So we can say that ionization energy is directly proportional to the penetration effect of electrons. Example लेते हैं बेटा, बेरिलियम बोरॉन, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1. इसमें बेटा देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, उससे पहला वाला s ऑर्बिटल में, सेम शेल है, सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, तो इलेक्ट्रॉन जो है किस में टाइटली होल्ड होगा? s में, एज कंपेयर टू डेट ऑफ p. Thus the ionization energy in Be will be greater than the ionization energy of boron. Or again compare magnesium, aluminium. In magnesium, 1s2 2s2 2p6 3s. Aluminium, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. Again, for the same energy level, to remove an electron from s will be difficult than p. Therefore, ionization energy in magnesium will be greater than ionization energy of aluminium. So this is our penetration effect of electrons. The fifth is the electronic configuration. Atoms having stable electronic configurations will have the unexpectedly high ionization enthalpy. और बेटा कैसे होंगे कि मानो अगर हमने कहा
कि हमारे पास इनर्ट गैस है, जैसे NH2 NP6, अगर हमारे पास आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, देन दे विल हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी. Similarly, one more example you see, compare nitrogen atom and oxygen atom. Here it is 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4. नाइट्रोजन का केस क्या है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल. p ऑर्बिटल क्या है इसका? हाफ फिल्ड है, लेकिन यहाँ पे नहीं है ना. इसमें पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं लगेगा. इसमें क्या लगेगा? इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि दोनों ही p ऑर्बिटल है, दोनों की ही एनर्जी लेवल सेम है. तो पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं काम करेगा. कौन सा काम करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट है. ये हाफ फिल्ड है, मोर स्टेबल है. हाफ फिल्ड होने की वजह से ये क्या है? मोर स्टेबल. सो टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन will be very difficult, therefore high ionization energy. So stable electronic configuration will have the high ionization enthalpy. Now we will see the variation of ionization energy in the periodic table. First one is variation in a group. If we take the example of group 1 members, then it is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. Over here, if you are seeing in the graph, you can see that the lithium has the highest ionization energy, which is due to its smaller size, 1s2, 2s1. It is due to its smaller size. As we move from top to bottom in a group, atomic size regularly increases. This means the ionization enthalpy decreases, as it is clearly seen from the graph. That is, lithium has the ionization energy equal to 520 kilojoule per mole. Then the sodium has lesser. Then when you come to up to the potassium, it becomes much more smaller ionization energy. This means that to remove an electron from potassium is very easy. Then comes the rubidium and then the cesium. This means as we are moving from top to bottom down the group, ionization energy decreases. And what is the main factor? Atomic size increases. साइज इंक्रीजेस. लेकिन बेटा देखो, एटॉमिक साइज इंक्रीज अगर करता है तो इसके संग अदर फैक्टर्स भी तो आ रहे हैं, जैसे इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, है ना. क्योंकि हर बार जब शेल्स आपकी बढ़ती चली जाती हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है. नेक्स्ट आता है कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं बेटा, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो हर बार एक एनर्जी लेवल बढ़ रहा है. तो इसकी वजह से जो है न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट शेल को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है. दस द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. उसके बाद बेटा और अदर जो फैक्टर्स होते हैं कि जैसे आपने बोला कि न्यूक्लियर चार्ज तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम सीजियम तक आते हैं, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी सीजियम की कम है. तो बेटा अब इस केस में कौन डोमिनेट कर रहा है? इस केस में डोमिनेट करता है हमारा एटॉमिक साइज. तो जनरली हम बेटा ये बात लिख सकते हैं, ज़्यादा चीज़ों में लिख के कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं. क्या कह सकते हैं कि ग्रुप में जैसे ही हम मूव करते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, दस द ionization energy decreases, as it is clearly seen from the graph. Now variation in a period. Variation in a period. Now ionization energy decreases with in a period with the decrease in atomic size. As you can see in the graph, that is if we are comparing the second period, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, then you can see that these are the group members of the second period. As it is seen in the graph, the lithium has the least ionization energy, but as we are moving from left to right in a period, atomic size decreases, thus the ionization energy increases. Now you can see a trend between beryllium and boron. Beryllium, the ionization energy is 899 kilojoule per mole, while in boron it is 801. It is an exceptional trend. As why? Because in beryllium it is 1s2, 2s2,
while in boron it is 1s2, 2s2, 2p1. Here which effect is there? Penetration effect लग रहा है हमारा, और हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है. तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बेरिलियम पे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डेट ऑफ बोरॉन. अनदर एक्सेप्शन. Then comes the carbon, as it is clearly seen in the graph, no problem. Then again there is a difference between nitrogen and oxygen. In nitrogen we have half filled orbital, while in oxygen that is not the half filled, therefore the ionization energy of nitrogen is greater than that of the oxygen, clearly seen in the graph. Then fluorine will have again the high ionization energy. Then the neon, it is showing a straight graph, है ना. ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, स्टेबल नहीं है. क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अब जो है एटॉमिक साइज डिक्रीज करता जा रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी. और नियॉन क्या है हमारा? नोबल गैस है, तो इट विल हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी. तो जब हम पीरियड में बात करते हैं तो जनरल हमारा ट्रेंड क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज इन अ पीरियड. क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि Z इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस बाय अ ग्रेटर फोर्स. सो दस greater energy is required to remove an electron from the outermost shell. Thus ionization energy will be high. Now we will do a few problems related to the ionization enthalpy. See the first one. The electronic configuration of some neutral atoms are given below. In which of this electronic configuration would you expect have high ionization energy 1 and ionization energy 2? तो बेटा आप इसमें देखो कि 2s, 2p, 2p, 3s, यानी कि 3s वाले की तो सबसे कम होगी, है ना, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. अब बचा 3, ए बी और सी में से देखो 2s2, 2p3 एंड 2p4. तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी निकालना 2p3 में से सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है. तो यहाँ पे जो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी बी की. तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है? बी की. क्यों? क्योंकि हाफ फिल्ड है. अब आता है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि इन सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है. एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ये बन जाएगा 2s1, इट विल बी 2p3, हेयर इट विल बी 2p2, और यह बन जाएगा बेटा 2p6, a noble gas configuration. So to remove an electron from this D will be much more difficult than the other one. So the second ionization energy will be highest for D. The next one, the ionization first and ionization 2 of 3 elements A, B and C are given below. Here it is given to you. Identify the elements which represent an alkali metal. Alkali metals means the group 1 members. Group 1 members की बेटा क्या important बात होगी? The first ionization energy will be small. इसमें से सबसे कम first ionization energy किसकी है? A की. तो alkali metal कौन सा हुआ? A. Next, an alkaline earth metal. Alkaline earth metal जो होते हैं उनकी फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों ही हाई होंगी. तो यहाँ पे देखो बेटा, ये जो बी कंपाउंड है इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? 550, यानी कि 400 के करीब है ना, क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होंगे वो ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं, तो ग्रुप 1 से लिटिल बिट हायर होगी. तो आप मतलब इसमें नहीं कंफ्यूज होना सी वाले पार्ट में, क्योंकि इसकी अगर इससे कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ये नहीं होगा. तो बचा क्या फिर? बी, क्योंकि फर्स्ट के करीब है, ये एल्कली मेटल्स के करीब है आयनाइजेशन एनर्जी. सो द एल्कलाइन अर्थ मेटल वुड बी बी. अ नॉन मेटल्स क्या होते हैं? हेलोजन्स, है ना, नॉन मेटल्स. तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो भी हाई होगी और सेकेंड भी हाई होगी. सो इट इज सी. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. द नेक्स्ट वन, the first ionization energy and second ionization energies of a new element designated by the Roman numerals are shown below. First, second, third and fourth. ये दिया हुआ है आपको. अब आपको इसमें से क्या आइडेंटिफाई करना है? ए पार्ट, अ रिएक्टिव मेटल. रिएक्टिव मेटल वो होगा जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, और सबसे कम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किस कंपाउंड की है? सेकेंड वाले की. तो ये क्या होगा? सबसे ज्यादा
रिएक्टिव. अ रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं हेलोजेंस, जिनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास 1 और 4 आता है, जिसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हाई है. लेकिन आप ये देखो बेटा कि ये वाली जो एनर्जी है ये एक्सट्रीमली हाई है. तो जो आपकी रेंज चल रही है वो 520, 900, तो जो आपकी हेलोजेंस तक आती है वो अराउंड 1700 आएगी. तो इसीलिए ये जो नॉन रिएक्टिव मेटल होगा ये कौन सा वाला होगा? नॉन मेटल होगा. तो ये जो नॉन मेटल होगा वो कौन सा वाला होगा? फोर्थ वन. फर्स्ट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अ नोबल गैस. नोबल गैस की फर्स्ट भी बहुत हाई होगी और सेकंड भी बहुत हाई होगी. सो फॉर द सी अ नोबल गैस, विच कंपाउंड इज योर नोबल गैस? फर्स्ट वन. Now see the next one, a metal that forms a stable binary halide. मेटल है, ये बाइनरी हेलाइड बना रहा है, यानी कि ये आपका AX2 बना रहा होगा. हेलोजेंस है, हेलोजेंस हम आइडेंटिफाई कर चुके नॉन मेटल. फोर्थ वाला हमारा ये है. अब बचता है हमारे पास कि कौन सा, यानी कि ये जो है हमारा एल्केलाइन अर्थ मेटल होगा, तभी ये AX2 वाला फॉर्मूला बनाएगा. एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ग्रुप 1 से ज्यादा होती है, मींस 520 से ज्यादा होगी, 900, एंड द सेकंड इज आल्सो हाई. तो फर्स्ट और सेकंड आपके पास हाई है. दिस मींस द थर्ड is the metal which is forming a binary halide. Hope you have understood the concept of ionization enthalpy. Please like, share and subscribe my channel. Click on the bell icon button so that you are not able to miss a single video. Stay home, stay safe. Thank you.